फीवर बुखार इंसान के शरीर का दोस्त है, दुश्मन नहीं है। 104 डिग्री, 105 डिग्री, 106 डिग्री, उसका मैनेजमेंट भी 101 डिग्री फीवर के समान ही होता है। डिग्री ऑफ फीवर सिवियरिटी ऑफ डिजीज को डिसाइड नहीं करता। हमारा जो पैनिक है वही सब गड़बड़ करता है। पैनिक में आप क्या करेंगे? दवा का डोज पूरा नहीं देंगे, या दवा बहुत ज्यादा दे देंगे, या दो दो तीन तीन किस्म की दवाइयां मिक्स कर देंगे, या बिना जरूरत के एंटीबायोटिक दे देंगे। सारा खेल बिगड़ जाएगा। बच्चे के कपड़े लूज करने हैं और उसको हल्के कोसे पानी के साथ सारे शरीर को आपने स्पॉन्ज करना है या नहलाना है। 106 डिग्री बुखार हो या 101 डिग्री हो, फीवर अपने आप नीचे आना शुरू हो जाएगा। जो बर्फ वाले पानी की प्रथा है वो हीट स्ट्रोक में होती है। एक नॉर्मल ऑर्डिनरी फीवर पे ना अप्लाई करें, हम बच्चे को और तकलीफ पहुंचाएंगे और वो फीवर नहीं उतरने वाला। 45 मिनट का समय लगता है क्रोसिन को फीवर उतारने में। अगर हमने इसी बच्चे को ठंडे गर्म कपड़े उड़ा दिए और फैन बंद कर दिया तो वो फीवर 4 घंटे लेगा उतरने में। बच्चों को तेज बुखार हो तो माँ बाप डर जाते हैं। बच्चों को तेज बुखार में क्या करना चाहिए? जाने माने चाइल्ड स्पेशलिस्ट पीडियाट्रिशियन डॉक्टर महेश हीरानंदानी जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। न्यूबॉर्न को अगर बुखार हो तो क्या करना चाहिए, न्यूबॉर्न को कब्ज हो तो क्या करना चाहिए, न्यूबॉर्न की केयर कैसे करनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस का भी लिंक है, आप देख सकते हैं। बहुत पॉपुलर वीडियोस हैं। लेकिन आज बात उससे बड़े बच्चों पर। बच्चों में अगर हाई फीवर हो तो क्या करें? क्योंकि हमें ये लगता है कि अब इतना तेज फीवर है, उसे नीचे आना चाहिए, मेडिसिन दो, डॉक्टर के पास भागो। तो क्या है हाई फीवर, किसे डॉक्टर हाई फीवर मानते हैं और इलाज इसमें क्या है, किन बातों का ध्यान रखते हैं, इस पर बात। वेलकम सर। हमने फीवर पर आपके साथ एक वीडियो पहले भी बनाया है जिसमें आपने ये कहा है कि बुखार को आप दोस्त समझिए, लेकिन हमारे कहने से शायद वो मैसेज जो है वो कन्वे नहीं हो रहा। बुखार को दोस्त कोई भी पेरेंट्स नहीं समझते। जैसे ही बच्चे को बुखार तेज होता है 102, 103, 104, जिसे नॉर्मल पेरेंट्स मानते हैं कि बहुत हाई फीवर है, वो डर जाते हैं। मुझे बहुत दुख है इस बात का कि जिस मैसेज को मैं पुट अक्रॉस करना चाहता सालों हूँ से। जनरल पॉपुलेशन को, और आज मुझे 35 साल हो गए हैं काम करते हुए, और एक सिंपल चीज़ एज फीवर को भी मैं सॉर्ट आउट नहीं कर पाया पेरेंट्स के माइंड में। जो फीवर पे हमने पिछला जो हमने एपिसोड किया था उसके अंदर मोर और लेस ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। कुछ ही चीज़ें नई होंगी जो हम नए तरीके से मैं पेश करना चाहूँगा। तो वंस अगेन मैं पेरेंट्स को यही कहना चाहूँगा कि फीवर बुखार इंसान के शरीर का दोस्त है, दुश्मन नहीं है। पर तेज बुखार हो तो कितना भी तेज बुखार हो, आपके बॉडी में सक्षमता है उस फीवर को हैंडल करने की। फेलियर जो होता है बॉडी का टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, वो हीट स्ट्रोक में होता है, जिसमें कि बॉडी का थर्मोस्टैट फेल हो चुका होता है। वो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है। और हीट स्ट्रोक चंडीगढ़ जैसे शहर में मैंने पिछले 30 साल में 35 साल में एक भी पेशेंट नहीं देखा पर है। हम पूरे हीट मुल्क की स्ट्रोक बात तो कर रहे हैं। राजस्थान में पाया जाता है। तो हम तो एक नॉर्मल स्टैंडर्ड फीवर के बारे में बात कर रहे हैं। 104 डिग्री, 105 डिग्री, 106 डिग्री, उसका मैनेजमेंट भी 101 डिग्री फीवर के समान ही होता है। वही दवा दी जाती है, उतनी ही मात्रा में दी जाती है, उसी तरीके से दी जाती है, और जनरल मेजर्स भी फीवर को काबू करने के सेम होते हैं। कुछ भी, देयर इज नथिंग डिफरेंट कि आप कहें कि जी मेरे बच्चे को 106 डिग्री बुखार है तो मैं दवा को हर 5 घंटे की बजाय हर 2 घंटे दे दूं, ना, आप कर ही नहीं सकते। कि मैं 2 किस्म की दवाइयां दे दूं, ना, जरूरत ही नहीं है। मैं एंटीबायोटिक दे दूं, बिल्कुल जरूरत नहीं है, यू विल हार्म द बेबी। तो डिग्री ऑफ फीवर सिवियरिटी ऑफ डिजीज को डिसाइड नहीं करता, एंड ना आपकी मैनेजमेंट को डिसाइड करता है। फीवर को उतारने का तरीका सेम है, 101 फीवर हो या 106 डिग्री फीवर हो। वो आप उतना ये ही नहीं कह टाइम सकते, लेगा। बिल्कुल, आप ये नहीं कह सकते कि 106 डिग्री है तो मेरे बच्चे को कोई घोर बीमारी हो गई, नहीं। सिंपल इन्फेक्शंस जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और मलेरिया, जिनको मैं बहुत सिंपल इन्फेक्शन मानता हूं, टाइफाइड
ऑल्सो टाइफॉइड ऑल्सो, बट टाइफॉइड में इतना फीवर हाई ग्रेड नहीं जाता जितना मलेरिया और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में जाता है, और ठंड लग के आता है दोनों में। दीज आर वेरी सिंपल इन्फेक्शंस। उसके अंदर भी जो आप दवा देते हैं वो सेम रहती है, और खट करके दवा देते ही फीवर डाउन आता है। तो इट इज, हमारा जो पैनिक है वही सब गड़बड़ करता है। पैनिक हमारे जजमेंट को खत्म कर देता है। इसीलिए यही गुजारिश है इस दोबारा हमारे एपिसोड में कि प्लीज डू नॉट पैनिक। पैनिक में आप क्या करेंगे? दवा का डोज पूरा नहीं देंगे, या दवा बहुत ज्यादा दे देंगे, या दो दो तीन तीन किस्म की दवाइयां मिक्स कर देंगे, या बिना जरूरत के एंटीबायोटिक दे देंगे। सारा खेल बिगड़ जाएगा। फीवर को कंट्रोल करना आसान है। फीवर से ना घबराएं। फीवर की दवा देने के बाद में अगर फीवर उतरना शुरू हो गया है तो ना घबराएं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप एक नंबर को देखकर भयभीत ना हो कि आपने थर्मोमीटर पे 106 का नंबर देखा, आप डर गए। 106 तो बहुत ज्यादा आप कह रहे हैं सर। 103 106 104 में डर जाते हैं। तो मैं कह रहा हूं 106 का इलाज भी वैसे ही होगा जो 101 का इलाज है। आपने उतनी ही मात्रा में पैरासिटामोल देनी है, और उसके बाद में जनरल मेजर्स के तौर पे बच्चे के कपड़े लूज करने हैं, और उसको हल्के कोसे पानी के साथ सारे शरीर को आपने स्पॉन्ज करना है या नहलाना है। 106 डिग्री बुखार हो या 101 डिग्री हो, फीवर अपने आप नीचे आना शुरू हो जाएगा। माना 106 को 100 डिग्री पहुंचने में थोड़ा ज्यादा वक्त लगेगा, 101 को 100 डिग्री पहुंचने में कम वक्त लगेगा। वो जो कोल्ड वाटर की पट्टियां Never. करते हैं Cold water बुखार never. उतारने के लिए, नॉर्मल वाटर की नॉर्मल भी नहीं, मैं एक चाहूंगा गर्मी हो या सर्दी हो, टेपिड स्पॉन्जिंग एक शब्द इस्तेमाल किया गया है। नल और का पानी। हाँ, सो अगर नो, टेपिड इज अगेन नॉट नल का पानी, टेपिड इज नॉट इक्वल टू टैप वाटर। तो टेपिड कहा जाता है, आइडियली स्पीकिंग, 32 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर हो। 32 से 36 डिग्री मींस इंसानी बॉडी टेम्परेचर के बराबर जो पानी है उसको हमने इस्तेमाल करना है। अगर आप ठंडा पानी इस्तेमाल करेंगे, जो कि ताज़ा पानी आजकल के नलों में आता है, बच्चे को शिवरिंग शुरू हो जाएगी, फीवर और बढ़ जाएगा। तो ना नल का पानी इस्तेमाल करना है बच्चे को स्पॉन्ज करते ना समय, ठंडा ना पानी, फ्रिज का करना है, बिल्कुल ना किसी बर्फ हालत में वाला नहीं, करना है। बिल्कुल नहीं। जो बर्फ वाले पानी की प्रथा है वो हीट स्ट्रोक में होती है। राजस्थान में या जो डेजर्ट्स के केसेस में जो हीट स्ट्रोक के मरीज आते हैं बेहोश होके 107 108 डिग्री, उसके अंदर ठंडे पानी से, बर्फ के पानी से उतारा जाता है। बट प्लीज इन चीज़ों को एक नॉर्मल ऑर्डिनरी फीवर पे ना अप्लाई करें। हम बच्चे को और तकलीफ पहुंचाएंगे और वो फीवर नहीं उतरने वाला। सो हमेशा कोई भी मौसम हो, आपने ल्यूकवार्म वाटर, गुनगुना गर्म पानी के साथ में नहलाना है या स्पॉन्जिंग करनी है। राइट। ये जनरल मेजर हो गए। इसके अलावा आप उसी बच्चे को पानी पिलाएं, कोई भी लिक्विड दे दें। लिक्विड इंटरनल कूलिंग करेगा। जिस पानी से हम बच्चे को स्पॉन्ज कर रहे हैं, नहला रहे हैं, वो एक्सटर्नल कूलिंग करेगा। और फाइनली रोल आता है केमिकल का। केमिकल मीन्स पैरासिटामोल। वो हम देंगे जो कि बॉडी के थर्मोस्टेट को रीसेट करेगा और टेम्परेचर को नीचे लाएगा। कोई ऐसा बच्चा आज तक मैंने नहीं देखा जिसमें कि फीवर ना टूटा हो। बट फीवर जितना की माँ चाहती है उतना टूट जाए, नहीं, पर वो 3-3 नहीं होगा। 4-4 घंटे बच्चे को फीवर रहता है, अगर पैरासिटामोल देने के बाद भी, तो वो डर लगता है कि अगर वो अभी नीचे नहीं आ रहा है, 2-3 घंटे हो चुके और 45 मिनट का समय लगता है क्रोसिन को फीवर उतारने में। अगर हमने इसी बच्चे को ठंडे गर्म कपड़े उड़ा दिए और फैन बंद कर दिया तो वो फीवर 4 घंटे लेगा उतरने में। ये रीजन होता है। जनरल मेजर्स के अंदर आपने बच्चे के कपड़े लूज करने हैं, फैन चलाना है, या बच्चे को एसी में रख सकते हैं, गर्मी बच्चे है को तो स्पॉन्ज करिए या नहला दीजिए, गर्मी में। तब जाके फीवर उतरेगा। बच्चे में बुखार को नापने का सही तरीका हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए। बहुत सारे थर्मोमीटर्स आते हैं। पुराने ज़माने में हम मर्क्यूरी थर्मोमीटर यूज़ करते थे, आजकल वो नहीं होता बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल कंसर्न। बिकॉज कई बार लगता है मर्क्यूरी का टूटा, मर्क्यूरी फैलेगा, टॉक्सिक कंपाउंड है, हटा दिया गया है। उसकी जगह ऑर्डिनरी डिजिटल थर्मोमीटर जो कि आर्मपिट में लगाए जाते हैं,
ठीक ठाक रीडिंग आती है। उसके बाद में उसी मॉनिटर को आप माउथ में लगाते हैं, थोड़ी सी ज़्यादा रीडिंग आती है। नए थर्मामीटर्स आए हैं जो कान के अंदर कान का टेम्परेचर बताते हैं, उनकी भी रीडिंग्स हाई होती तो है। और किसकी रीडिंग सबसे सही है? और सबसे लेटेस्ट है फोरहेड इंफ्रारेड फोरहेड थर्मामीटर। तो अलग अलग किस्म के थर्मामीटर हैं। मैं जनरल पब्लिक के लिए चाहूँगा कि एक रिलायबल डिजिटल थर्मामीटर आर्मपिट में लगाया जाए। 30 सेकंड से 1 मिनट में ऑटोमेटिकली रीडिंग आ बीप आ जाती है। जाती है। 100.5 100 और आधा डिग्री और या 38 डिग्री सेंटीग्रेड को फीवर माना जाता है। उसी थर्मामीटर को आप माउथ में लगाएंगे, 101 38.5 डिग्री को हम फीवर कहेंगे। ईयर थर्मामीटर में 102 डिग्री एंड अबव विल बी कॉल्ड फीवर। और जो फोरहेड थर्मामीटर है विच आई यूज ऑन ए डे टू डे बेसिस, और मुझे एक स्टैंडर्ड ब्रांड का फोरहेड थर्मामीटर इंफ्रारेड वाला बहुत रिलायबल लगता है। उसके अंदर भी एनीथिंग मोर देन 100.5 एक इंच फोरहेड से दूर, अगर 100.5 से ज़्यादा बुखार रिकॉर्ड हो रहा है, उसे हम फीवर कहेंगे। तो ऐसे आपके पास में चॉइस है डिजिटल इन द आर्मपिट या फोरहेड वाला फोरहेड के ऊपर। तो अब बुखार डायग्नोज हो गया, अब घर पर पेरेंट्स क्या करें? वंस अगेन, बुखार एक डायग्नोसिस नहीं है। बुखार आपको एक लक्षण है जो कि सिर्फ बता रहा है कि बच्चे के शरीर में कोई इन्फेक्शन है। वो एक डायग्नोसिस ऑफ इलनेस नहीं है। कॉमनेस्ट कारण, अगर हम 100 बच्चों में बुखार देखेंगे, सबसे कॉमन कारण वायरल इन्फेक्शन होता है, जिसमें कि बच्चे को साथ में जुकाम, खांसी, कान में दर्द हो सकता है, जिसे वायरल फीवर जिसे कहते वायरल हैं। फीवर कहते हैं। इसके बाद आते हैं लेस कॉमन कॉजेज, जैसे गैस्ट्रोएंटराइटिस में भी फीवर हो सकता है, टाइफॉइड होता है, मलेरिया होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, निमोनिया है, एंड ऑल अदर काइंड ऑफ। बट बाय एंड लार्ज वायरल इन्फेक्शन इज द कॉमनेस्ट कॉज। उसके सिम्टम्स आपने फीवर, जुकाम, खांसी, दैट बिकम्स ए वायरल फीवर। तो और उस फीवर वायरल फीवर में एंटीबायोटिक देते हैं आप? नहीं। तो सबसे पहले मैं हर बीमारी के इलाज में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि 35 साल में तो मैं फीवर को भी क्रॉस नहीं कर पाया हूँ। फीवर के अंदर मेरी फिलॉसफी क्या है वो भी मैं दर्शकों तक नहीं पहुंचा पाया हूँ। तो मैं वंस अगेन ये ट्राई कर रहा हूँ 36वें साल में कि मैं दर्शकों को ये बता सकूं कि फीवर को कैसे काबू किया जाए। आपकी प्राइमरी दवा पैरासिटामोल है। इट इज़ द सेफेस्ट मेडिसिन जो कि आप हर 5 से 6 घंटे में दे सकते हैं। कई लोगों का पैरासिटामोल पे विश्वास उठ चुका है। वो कहते हैं पैरासिटामोल से फीवर नहीं टूट रहा। ड्रग कैनॉट फेल। पैरासिटामोल पिछले 80 या 90 साल से इस दुनिया में है। इट हैज़ नॉट फेल्ड। बाहर की कंट्रीज, यूके, यूएसए, पूरे यूरोप में पैरासिटामोल फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस है, बिकॉज इट इज़ वेरी सेफ। राइट। ठीक है। क्यों नहीं डोसेज जो है फीवर? वो एज टू एज एज और होगा, वो वजन के डॉक्टर की बिल्कुल सलाह से आप लें। बिल्कुल वो वजन के मुताबिक होता है। जो कॉमन कारण है क्यों पैरासिटामोल से फीवर नहीं टूट रहा, उसमें जनरल मेजर्स जो मैंने आपको बताए उनको प्रॉपरली एम्प्लॉय करने के अंदर, डिप्लॉय करने के अंदर फीवर हमारा नहीं टूटता। कि आपने क्रोसिन दे दी पर बच्चा अभी भी लिपटा पड़ा है ब्लैंकेट के अंदर, आपने पंखा बंद कर दिया है, बच्चे को आपने कोई लिक्विड नहीं दिया है, बच्चे को 2-2 3-3 दिन नहला नहीं रहे, तो आप फीवर जो है आपका वो आपको बार बार शॉर्ट पीरियड के अंदर वो तंग करेगा। इसीलिए जनरल मेजर्स भी उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं जितना कि पैरासिटामोल है। दूसरी गुजारिश है, बहुत सारी दवाइयाँ जो कि स्ट्रॉन्ग हैं, स्ट्रॉन्गर देन पैरासिटामोल, जैसे कि आइब्यूप्रोफेन, मेफेनेमिक एसिड हैं, निमेसिलाइड है, वो सारी दवाइयाँ डेंजरस है। उनके असर लिवर और किडनी पे होते हैं। मेरी गुजारिश है बिना सुपरविजन के, जस्ट बिकॉज आप फीवर को नीचे लाना चाहते हैं, वो दवाइयाँ ना इस्तेमाल करें। दे आर डेंजरस, उनके सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हैं। पैरासिटामोल शुड बी योर फर्स्ट एंड प्राइमरी ड्रग। अगर मैं एज ए डॉक्टर फेल नहीं हुआ हूँ पैरासिटामोल को दे के और ट्रीट करने में, और अगर मेरे सारे मरीज़ बिना आइब्यूप्रोफेन की मदद से मोस्ट ऑफ द टाइम अगर पैरासिटामोल से ठीक हो रहे हैं, तो आप भी अपने बच्चों को पैरासिटामोल अकेले से ठीक कर सकते हैं।
तो फिर मैं सवाल करी, वायरल फीवर में आप एंटीबायोटिक नहीं देते? वायरल, जब हम वायरल फीवर कहते हैं तो दैट मीन्स वायरस से हुआ। तो वायरस में एंटीबायोटिक जो कि बैक्टीरिया को मारने के लिए है, कैसे काम करे? हम्म। तो अगर मैंने 100 मरीज देखे जिनमें से 90 का डायग्नोसिस वायरल फीवर है, तो मुझे 90 लोगों को एंटीबायोटिक नहीं देना है। एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरिया के इन्फेक्शन में काम करेगा, जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जैसे कि टाइफॉइड, जैसे कि टॉन्सिलाइटिस। इन सब में जो है एंटीबायोटिक्स काम करेंगे। तो जब टेस्ट हो जाए और Yes. उसमें ये सब आ जाए, उसके बाद ही एंटीबायोटिक दी जानी चाहिए। खुद आप मत मांगिए कि एंटीबायोटिक दी जाए। अगर आपने एंटीबायोटिक का इस्तेमाल रेगुलर बेसिस पे किया है, तो ये एंटीबायोटिक जो है इस सृष्टि को, इस ह्यूमैनिटी को ख़त्म कर देगा, क्योंकि कुछ ही सालों में हमारे पास जो एंटीबायोटिक हमें चाहिए असली बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए, वो ख़त्म हो चुके होंगे। वी आर ऑलरेडी स्ट्रगलिंग विथ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो जो ओवर द काउंटर बच्चों को बुखार हुआ, बच्चा है 10-12 साल का, 8 साल का, 16 साल का, केमिस्ट से ले लिया जी उन्होंने, वो तो फट एंटीबायोटिक जी आप दे दीजिए, वो नहीं करना। मेरी गुजारिश है सारे पेरेंट्स से, इट इज़ बेटर टू बी स्मार्ट, डू स्मार्ट पेरेंटिंग। आप, मैं अपने जो माँ बाप मेरे पास आते हैं, मैं उनको कहता हूँ, क्यों आपको कहीं जाने की ज़रूरत है? मेरा पिछला प्रिस्क्रिप्शन ही देख लीजिए, आधा ट्रीटमेंट तो उसी में लिखा है और वो सबसे सही ट्रीटमेंट है। ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे से फ़ोन पर पूछ सकते हैं कि मैं ये फीवर की दवा दे दूँ। एंटीबायोटिक की स्टोरी तो डे 3 डे 4 पे ही शुरू होती है। पहले 3 दिन आप मुझे दिखाने भी क्यों आ रहे हो? मैं सब पेरेंट्स को कहता हूँ, व्हाई आर यू कमिंग? शायद 100 में से 50 बार आपको मेरे पास आने की नौबत ही ना, आप पैसे बचा लेंगे। क्यों देने एंटीबायोटिक? दूसरी चीज, इन्हीं पेरेंट्स को मैं कहता हूं कि आप केमिस्ट के पास जाकर ब्लाइंडली एंटीबायोटिक्स ना लें। आप अपने बच्चे को सारी जिंदगी भर का एक प्रॉब्लम मोल ले रहे हैं। इसी बच्चे में आगे जाकर जब इसे असली एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, हमारे पास कोई असर नहीं एंटीबायोटिक रह नहीं करेंगे। जाएगा इसको इलाज। और मुझे लगता है ह्यूमैनिटी का जो खात्मा होगा, वो किसी डोनाल्ड ट्रंप या किसी युद्ध से नहीं होगा, ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से ही होगा। और वो हम देख रहे हैं 2050 के लिए डब्ल्यूएचओ के बहुत ही सीरियस प्रेडिक्शंस हैं कि हमारे पास कोई दवा रह नहीं जाएगी। आप देख रहे हैं, कोविड आया था, ऑलमोस्ट ख़त्म करने की बात की थी ह्यूमैनिटी को, अब इबोला वायरस आ जाएगा, क्योंकि हमने बैक्टीरियाज को ख़त्म करने की जो हमने इस तरीके से एंटीबायोटिक थेरेपी दी हैं, शायद इस सृष्टि से बैक्टीरिया तो गायब ही हो जाएंगे और उसकी जगह वायरसेस आ जाएंगे और हम उनसे ही उभरते रह जाएंगे, या वो बैक्टीरिया आ जाएंगे जिनके ऊपर किसी एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं हो रहा, एंड ह्यूमैनिटी विल हैव टू फेस ऑल दिस। अच्छा, बच्चे को बुखार है, ऐसे में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले ब्लाइंडली कोई दवा नहीं देनी। ब्लाइंडली आप सिर्फ एक ही दवा देंगे, वो है पैरासिटामोल। एज एंड वेट अप्रोप्रिएट डोजेज दीजिए। स्मार्ट पेरेंटिंग, पिछले प्रिस्क्रिप्शन को देख लीजिए, वही आपके बच्चे का असली डोज है। हर 5 से 6 घंटे आप फीवर की दवा दे सकते हैं। एक नंबर को ना ट्रीट करें। अगर आपने पैरासिटामोल दे दी है, बच्चा बेटर महसूस कर रहा है, एक्टिव हो चुका है, दैट मीन्स फीवर इज कमिंग डाउन। फिर आप सिर्फ थर्मामीटर लगा लगा के एक नंबर की चिंता ना करें कि 103 से अभी 102 ही हुआ, 101 क्यों नहीं हो रहा। अगर बच्चा बेटर है, भूल जाएं। पानी पिलाएं, सरफेस कूलिंग करें, नॉर्मल खाना पीना दें। अगर 2 दिन में बच्चा ठीक ना हो, 3 दिन में ठीक ना हो, तब डॉक्टर को दिखाएं। किस हालात में आपने फीवर वाले बच्चे को पहले दिन ही दिखाना है, वो है फीवर के अलावा बच्चे को सांस की तकलीफ होना, बच्चे का पूरी तरह से खाना पीना बंद कर देना, बच्चे के होश का बिगड़ना, बच्चे के स्किन का कलर चेंज होना। इन कंडीशंस में आप बच्चे को पहले ही जाकर डॉक्टर को दिखा सकते हैं। अदरवाइज 100 में से 99 बच्चों को पहले दिन फीवर के डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं। तो ये जो फीवर है, ये बच्चों को क्यों हो जाता है? फीवर, अगेन, फीवर इज नॉट ए डायग्नोसिस, फीवर इज ए साइन। फीवर हर किस्म की इन्फेक्टिव कॉज का कारण है। फीवर
फीवर जब भी होगा हम कहते हैं शरीर में इन्फेक्शन है। कॉमनेस्ट वायरल इन्फेक्शन, फिर बैक्टीरियल, देन इन्फेक्शंस लाइक मलेरिया, और उसके बाद में रेयरर कॉजेस। हर डायग्नोसिस के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, उसका पता तो दूसरे तीसरे दिन डॉक्टर के पास जाके ही पता पड़ेगा, ब्लाइंडली ट्रीट करके फायदा नहीं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो नॉर्मल जो फीवर होता है वो ठीक हो जाता है अगर सीवियर सिम्टम्स ना हो, तो कुछ बिल्कुल। अंदर चल रहा है, बुखार जो है वो लड़ रहा है, उसके बाद वो ठीक हो जाता है। बिल्कुल।